हेलो एवरीवन। तो वैसे तो आप सभी लोग बोल रहे थे कि वो झारखंड और जीके का जो एमसीक्यू का कलेक्शन है वो लाने के लिए, ठीक है। तो हमको पता है, हम उस पे काम भी कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अभी रिसेंट में जितना भी एग्ज़ाम का झारखंड जीके का एमसीक्यू का कलेक्शन है वो हम ले आएंगे। लेकिन फ़िलहाल में क्या है कि झारखंड का जो म्युनिसिपल वाला एग्ज़ाम था जेएसएससी का, उसमें आपको पता होगा कुछ कुछ जगह पे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, तो उसका री एग्ज़ाम करवाया गया था। तो अभी हाल ही में यानी कि 24 दिसंबर 2023 को इसका री एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि आपका जेएसएससी सीजीएल के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे रीसेंट का एग्ज़ाम है, रेलेवेंट तो ज़रूरी नहीं है लेकिन सबसे रीसेंट का पेपर है, तो आपका जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा काम का हो जाता है। उसके साथ और भी आप जेएसएससी का जो दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो 24 दिसंबर वाला ये पेपर है, तो वो हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। इसके बाद आपका एक आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला भी कुछ कुछ सेट हम लाने का कोशिश करेंगे और उसके बाद झारखंड वाला आएगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, झारखंड जीके का जो एमसीक्यू कलेक्शन है वो भी जल्दी आ जाएगा। तब तक बाकी का जो एमसीक्यू कलेक्शन है उसका सब हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, जैसे इंडिया जीके का हो गया, फिर आपका कंप्यूटर का है, साइंस का है, ये सब हम बना के डाले हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और अभी न्यू ईयर का सेल चल रहा है, ठीक है। तो न्यू ईयर सेल चल रहा है जो कि आपका 10 तारीख तक चलेगा, ठीक है। 10 जनवरी तक आपका न्यू ईयर सेल चलेगा, जिसमें आपको डबल डिस्काउंट मिलेगा। एग्जाम क्लस्टर ऐप से कुछ भी खरीदिए, यानी हमारा जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 का टेस्ट सीरीज़ है, आप वो खरीदिए, या फिर हम लोगों का पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट सीरीज़ भी अब आ गया है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का आप टेस्ट सीरीज़ खरीदेंगे, उसमें भी आपको डबल डिस्काउंट यानी कि 20% का डिस्काउंट मिलेगा। पहले 10% मिलता था। डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड ऑफिसर का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके साथ में ऐप में जितना भी चीज़ है, चाहे कोई भी पीडीएफ हो, कोई भी आपका कोर्स हो, टेस्ट सीरीज़ हो, जो भी चीज़ हो, अगर आप ऐप से कुछ भी लेते हैं, छोटा से लेकर के बड़ा से बड़ा चीज़ भी कुछ भी लीजिएगा, तो 10 जनवरी को रात 12 बजे तक आपको डबल डिस्काउंट यानी कि 20% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कूपन कोड ऑफिसर का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप का जो लिंक है वो पहले कमेंट में है, वहाँ जाइए, मस्त जा करके जो भी वहाँ से शॉपिंग करना है कीजिए अपने लिए। और इंग्लिश का टेस्ट सीरीज़ है पेपर 2 के लिए, या फिर पेपर 3 का आपका टेस्ट सीरीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। हर टेस्ट सीरीज़ का एक टेस्ट डेमो में रहता है, तो पहला टेस्ट आप डेमो वगैरह में लगा के देख लीजिए, अच्छा लगेगा तभी लीजिएगा। बाकी बहुत सारे यूज़फुल आपको पीडीएफ भी मिलेगा, जैसे आपको एक झारखंड जीके का पीडीएफ मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। तो झारखंड जीके का पीडीएफ में क्या है कि अभी हम उसको अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो जेएसएससी सीजीएल तक उसमें कंटेंट पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, अभी उसको बनाने में समय लगेगा। लेकिन जैसे जैसे उसमें हम कंटेंट को डालते जाएंगे वैसे वैसे उसका प्राइस जो है सो बढ़ते चला जाएगा। तो आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, उसमें भी अभी कुछ कुछ चीज़ है, लेकिन संपूर्ण मटेरियल उसके अंदर नहीं है, और वो केवल इंग्लिश मीडियम में है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा मौका है, आप अभी जाइए। 10 जनवरी से पहले इस मौके का इस्तेमाल कीजिए, आपको डबल डिस्काउंट का फ़ायदा मिलेगा, 20% ऑफ का, ठीक है। चलिए जी, इतना सब हो गया। आप लोग बोलेंगे कि हाँ आप भी दूसरे लोग के जैसे हो गए, बहुत लंबा चौड़ा प्रचार करने लगे हैं, तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ये सब भी करना पड़ता है, थोड़ा सा, है ना। ऐप उप को भी चलाना है भाई, सर्वर उर्वर का पैसा तो अपने जेब से भरेंगे नहीं हम, तो सर्वर का कॉस्ट निकाल ले रहे हैं। बाकी बहुत ज़्यादा यहाँ से अमीर नहीं हो जाएंगे जी आप लोग को 100 रुपये का टेस्ट सीरीज़ बेच के, समझे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। भारत में शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है, ठीक है। अरे इंग्लिश मीडियम वाले लोग भाग मत जाना भाई, समझा, हम अंग्रेजी आप लोग को ऐसा समझा देंगे कि हिंदी से ज़्यादा कम आपको दिक्कत नहीं होगा। तो शांति काल का मतलब होता है पीस टाइम। पीस टाइम में सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार। अब वीरता तो पते होगा अंग्रेजी मीडियम वाले को, ये मत बोलना कि वीरता शब्द भूल गए, ठीक है। सन जेवियर में वीरता नहीं पढ़ाया गया, ऐसा मत बोल देना। तो वीरता पुरस्कार सबसे ज़्यादा शांति काल में यानी कि पीस टाइम में सबसे बड़ा शांति का में जो है पुरस्कार आपका अशोक चक्र, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया अशोक चक्र। लेकिन अगर आपसे वॉर टाइम का पूछ दिया, ठीक है, यानी जंग जब छिड़ा हुआ है, ठीक, तो जंग के टाइम में सबसे बड़ा जो वीरता पुरस्कार होता है उसको हम क्या कहते हैं, पीवीसी यानी कि परमवीर चक्र। तो ये हो गया आपका जब वॉर का समय होगा यानी कि जंग छिड़ा होगा, तब परमवीर चक्र जो है वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और सेकंड पे आपका आता है महावीर चक्र, ठीक है। तो ये सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम यानी कि जंग के समय का सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार आपका महावीर चक्र होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए था, ये सब बेसिक्स होता है, ठीक है। ये सब बेसिक हलवा सवाल हम बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, हालांकि बहुत लोग को हलवा बोलने से समस्या होने लगा है तो चलिए कुछ और इसके लिए टर्म सोचा जाएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है कि कर्नाटक के किस जिले में प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर स्थित है। विरूपाक्षा मंदिर जो है ये कर्नाटक में कहाँ है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताएंगे, ये जो सवाल है ना, ये हूबहू एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ सवाल है,
ठीक है। तो अब ये जैसे ही लोग सुनेगा ना, कुछ बकलोलवा लोग क्या करेगा कि जाएगा एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यू कलेक्शन है जाके रटना शुरू कर देगा। लेकिन इतना बड़ा वो किताब है कि बाबू उसको रट लोगे, कल ही एक सवाल यहाँ पर देख करके तो अच्छा डिसीजन नहीं है लास्ट के समय में। तो ये सब गलती नहीं करना। हाँ, वहाँ से कुछ प्रैक्टिस करना ही कर सकते हो, लेकिन वही एक क्वेश्चन आ गया जस्ट बिकॉज एक आ गया इसका मतलब ये नहीं कि सब वहीं से रिपीट मार जाएगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो है आपका बल्लारी हो जाएगा। तो बल्लारी जिले में आपका ये मंदिर स्थित है, विरूपाक्षा मंदिर, और ये जो है हम्पी जो क्षेत्र है उसी में आता है, हम्पी में आता है। हम्पी आप जानते हैं क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो हम्पी से एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एक्चुअल एग्जाम में भी रिपीट मार जाए, ठीक। अगला सवाल मेरा फेवरेट क्वेश्चन, इसमें से कौन एक निर्दलीय उम्मीदवार था जिसने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो ये वैसे बहुत लोग पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर का रिपीटेड सवाल है। इसका आंसर होगा श्री श्री 4000 करोड़ मधु कोड़ा जी, ठीक है। तो मधु कोड़ा इसका आंसर हो जाएंगे। मधु कोड़ा जी निर्दलीय होकर के चीफ मिनिस्टर बने थे हमारे झारखंड के, ठीक है। ये सब 4000 करोड़ ऐसे ही लिख दिए, इसका कोई मतलब नहीं है, आपके एग्जाम के लिए काम का नहीं है, ठीक है। जो जानता है सो जानता है, जो नहीं भी जाने तो क्या दिक्कत है। ये सब तो एग्जाम में नहीं है पूछेगा कि कौन कितना हज़ार का क्या कहाँ से किया, समझे। से तो झारखंड में अलग अलग कीर्तिमान स्थापित हो ही रहता है, ठीक है। कैश वैश भी अभी मिला बहुत अच्छा खासा। ऐसा ऐसा एगो अलमारी हम लोग के ऊपर भी उसके अंदर का थोड़ा माल गिर जाए तो क्या ही मज़ा आ जाए। खैर चलिए, अगला सवाल क्या है, डैश को मधुमक्खियों का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है, यानी मधुमक्खी यानी कि हनी बी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले अपने भाइयों बहनों के लिए हनी बी कहते हैं, ठीक है। हनी बी के स्टडी को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी जो है, एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ जहाँ भी आपको एंथ्रो दिखेगा ना, एंथ्रो यहाँ लिख देते हैं बाबू, एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब होता है मानव से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड, ठीक है। तो एंथ्रो जहाँ भी दिखा मतलब मानव का है, तो एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव का जो स्टडी होता है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। एपियोलॉजी जो है ये हनी बी यानी कि मधुमक्खियों के ही वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, ठीक। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, एपियोलॉजी आपका सही है, ठीक है। एनोलॉजी, एनोलॉजी तो क्या होता है, दो चीज़ के बीच में सिमिलरिटी लाना, ठीक है। एनोलॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी लाना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है सरकार और यहाँ पर है करप्शन, तो अगर इन दोनों के बीच सिमिलरिटी ला रहे तो इसको हम कहते हैं एनोलॉजी, ठीक है। इसका भी कोई मतलब नहीं है, लोड नहीं लीजिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, हाँ एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब भी जानिए लीजिए। एंथोलॉजी क्या होता है कि कलेक्शन जो होता है ना, जैसे मान लीजिए बहुत सारा कहानी है अलग अलग, तो मान लीजिए अलग अलग लेखकों द्वारा लिखा हुआ कहानी को एक जगह आप कलेक्ट कर दीजिएगा ना, तो इसी को एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यानी अलग अलग तरह के चीज़ों, अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखा हुआ चीज़ को एक जगह पे कलेक्ट करना एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक। अगला विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे पुरस्कार 2022 वाला झारखंड को मिला था, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंटर हम अपने नोट में ये भी डालेंगे कि वर्ल्ड तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 वाला हमारे झारखंड को मिला था। ये अपने नोट में डालने शायद आ जाएगा। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दिया था झारखंड को, ठीक। अब देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में मान लीजिए आपको आंसर नहीं आता तो थोड़ा सा हम आपको एक कला सिखाते हैं गेस करने का, इंटेलिजेंट एलिमिनेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, विश्व तंबाकू, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड आ रहा है, क्वेश्चन में वर्ल्ड आ रहा है, तो एम्स क्या है, ऑल इंडिया है, वर्ल्ड से इसका लेना देना नहीं है, तो इसको काट के यहीं से फेंक दीजिए। अब देखिए तंबाकू है, तंबाकू से कुछ रिलेट कर रहा है, तो यूनेस्को इसका आंसर होगा क्या। यूनेस्को में क्या है, कल्चर वगैरह से रिलेटेड चीज़ होता है, तो इसको भी काट दीजिए। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी तंबाकू से इसका कोई लेना देना नहीं लगता। WHO जो हेल्थ है, तो हेल्थ और तंबाकू इसका लेना देना हो सकता है, आंसर आपका WHO ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आ सकता था तो थोड़ा सा अगर आपको दिमाग लगाते तो आपको पता चल जाता। अब हाँ, कोई ऐसा बालक होगा जिसको FAO का मतलब ही नहीं पता, जिसको यूनेस्को क्या होता है, ये सब बेसिक्स अगर नहीं पता रखिएगा तो एलिमिनेट भी नहीं कर पाइएगा, लेकिन बेसिक्स तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए ये सब, ठीक। चलिए अगला सवाल में देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है जी। डैश को एल्गी के अध्ययन अर्थात एल्गोलॉजी के रूप से भी जाना जाता है। एल्गोलॉजी यानी कि एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी को लिटरली जब आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा तो वो आपका क्या आएगा, शैवाल विज्ञान ही आ जाएगा, ठीक है। तो एल्गी के पढ़ाई को, एल्गी के स्टडी को हम क्या कहते हैं, एल्गोलॉजी यानी कि शैवाल विज्ञान, तो इसका C आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बाकी का जो ऑप्शन है वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो कवक विज्ञान, थोड़ा थोड़ा इसमें धुंधला दिख रहा होगा लेकिन हम एक एक को पढ़ भी दे रहे हैं, नोट में आप डालते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भैया क्वालिटी कम से कम 360p डाल के देखो, ठीक है। डेटा का प्रॉब्लम होता है आप लोग को, हम समझ लेते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा कभी कभी यूट्यूब जो है ना बदमाशी कर देता है। जैसे 240p पिछले वाला वीडियो में देबे नहीं किया था,
तो मेरा गलती नहीं होता है, यूट्यूब का थोड़ा सा बदमाशी होता है, वो सब क्या कीजिएगा। तो कवक विज्ञान यानी कि आप इसको क्या कहते हैं, कवक विज्ञान जो होता है ना, यहाँ लिखेंगे, वो होता है माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी, अंग्रेजी में कवक विज्ञान को माइकोलॉजी कहते हैं, यानी कि ये किसका स्टडी है, फंगस का, ठीक है, फंगस का, फफूंद। अगला क्या है, विषाणु विज्ञान यानी कि आपका माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी। और वनस्पति विज्ञान तो आपका सिंपल बॉटनी हो गया, ठीक है। अगला सवाल क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से सभी प्रकार की कृषि, ठीक है, कृषि कीवर्ड याद रखिएगा, यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास गतिविधियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करता है। यानी कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर और रूरल का रिलेटेड, जो आपका लोन वगैरह है उससे रिलेटेड काम करता है। एक मिनट पहले ये सबको सरिया के ऊपर फेंक देते हैं, जगह बना लें, ठीक है। चलिए, तो इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर और रूरल वर्क के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। ऐसे तो जिसको याद होगा उसको आंसर सामने दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको बताते कि यदि आपको नहीं भी आता हो तो कैसे आंसर तक पहुंचा जाता है। लेकिन सबके बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए। जैसे FCI के बारे में अगर आप जानेंगे तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आपको अनाज जो है भारत में मुहैया कराया जाता है वो इसका काम होता है। लोन वगैरह बांटना इसका काम नहीं होता, तो इसको आप हटा देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मुंह में दर्द हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब अगला ऑप्शन अगर हम देखेंगे IDBI, तो IDBI क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये एक नॉर्मल सा बैंक है, लेकिन ये और भी दूसरे तरह का काम भी करता है, सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन देना इसका काम नहीं है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि जो एग्रीकल्चर से स्पेसिफिक हो। अब नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल, अरे बाप रे, सॉरी एक सेकंड, मुंह में दर्द हो रहा है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो नाबार्ड ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एग्रीकल्चर यानी कृषि से रिलेटेड रिसर्च वगैरह का काम करता है, ठीक है। लेकिन इसका काम लोन वगैरह बांटना भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबके बारे में हम एक एक लाइन बता भी दिए, फुल फॉर्म सबका याद कर लेंगे आप। अच्छा, अगला क्या है, RK नारायण इनमें से किस चीज़ को नहीं लिखे हैं हम। जैसे इंग्लिश लिटरेचर जिन लोगों का है उन लोगों को तो ये सब पता होगा। तो RK नारायण इसमें से कौन सा चीज़ को नहीं लिखे हैं, तो इसका जो आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, कुली, ठीक है। कुली ही आपका आंसर हो जाएगा। कुली लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, मुल्क राज आनंद ने कुली लिखा था। बाकी द गाइड हो गया, स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, ये काफ़ी फेमस भी रहा है, और बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये तीनों चीज़ RK नारायण जी द्वारा लिखी गई हैं। बाकी कुली जो है वो एक नोवेल है जो कि मुल्क राज आनंद ने लिखा है, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर्स लोग पढ़ते हैं आमतौर पे, करंट अफेयर्स वाला पढ़ने के चक्कर में अच्छा वाला जो बुक्स एंड ऑथर्स होता है, पुराना वाला फेमस वाला, वो नहीं पढ़ते। तो जो इंडिया के फेमस आपके ऑथर होंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फेमस जो ऑथर रहे हैं उनके किताबों का, उनके जो रचनाएं हैं उनको भी थोड़ा सा याद कर लेंगे तो एग्जाम में आपको काम दे देगा, ठीक। चलिए भाई, अगला सवाल देखें क्या है, बुद्ध के पिता का नाम क्या था, ठीक है। वैसे सिद्धार्थ तो स्वयं उनका ही नाम था, तो इसको तो हटा ही दीजिए। बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन था। शुद्धोधन बुद्ध के पिताजी का नाम था, भगवान बुद्ध का, और उनकी माँ का नाम माया देवी, ठीक है। इन सब से रिलेटेड जो है आर्टिफैक्ट्स मिले हैं झारखंड के किस जिले में, ज़रा वो बताइएगा अगर आपको पता है तो। अच्छा, चलिए अगला सवाल क्या है, इनमें से कौन सा राज्य, अच्छा थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, हाँ और कर लिया जाएगा, चलिए और कर लेते हैं। इसमें से छोड़ो यार तुम, हाँ चलिए आप देखते हैं, इसमें से कौन सा राज्य है जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली यानी कि 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, इसको अनुसरण नहीं करता, फॉलो नहीं करता है। तो ये क्लासिक सवाल है। भारत में 3 ऐसे राज्य हैं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, तीनों के तीनों पंचायती राज सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा विकल्पों में से कोई नहीं, तीनों में से तीनों फॉलो नहीं करता है। साथ में यूनियन टेरिटरी में आपका दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली का जो यूनियन टेरिटरी है वो भी पंचायती राज व्यवस्था को फॉलो नहीं करता। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब हम आपको सबको बोले थे कि पंचायती राज जरूरी सवाल है, तो उसको आपको अच्छे से डीप में पढ़ना था, और ये थोड़ा डेप्थ में आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जो है, तीनों के तीनों फॉलो नहीं करते, दिल्ली भी फॉलो नहीं करता। तो विकल्पों में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन भी ठीक से पढ़ना है बाबू। इसमें पूछ क्या रहा है, कौन सा राज्य पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का अनुसरण करता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना।
तो तीनों में से तीनों नहीं करता है, इसलिए विकल्पों में से कोई नहीं इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, फुटबॉल प्रीमियर लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फुटबॉल प्रीमियर लीग जो है उसका स्थापना हुआ था 1992 में। ठीक, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? इस सब सवाल का जवाब अगर नहीं मालूम है तो फिर क्या ही बोला जाए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। असम का क्या है? दिसपुर है। हरियाणा का चंडीगढ़ है और मणिपुर का इम्फाल है। चलिए अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल देते हैं, पहला 5 ईयर प्लान जो है, ठीक है, पहला 5 ईयर प्लान कब आया था इंडिया में? 1951 यानी कि 1951 में आया था। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल हलवा सवाल है। 5 ईयर प्लान फेवरेट टॉपिक रह रहा है, बार बार हर पेपर में रिपीट मार रहा है, तो इसको बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, एक 5 ईयर प्लान आपका रटा हुआ होना चाहिए, उसका टारगेट कितना था, कितना % था, उसमें उस मॉडल का नाम क्या था, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। ये सब नहीं कीजिएगा क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला सवाल क्या है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, ठीक है, 2000 में किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे? 2000 में जो चुनाव होता वहाँ पे ये कहाँ से थे? तो ये रामगढ़ से चुने गए थे। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा अच्छा वाला सवाल हो गया, पर फिर भी जनरली जो लोग पढ़ा होगा शायद किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, प्रीवियस ईयर की किसी किताब में शायद हम ये देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक टफ टाइप का क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन तो खैर टफ का भी बाप है, ये मतलब एकदम जो उसको बोलते हैं ना कि बाप लेवल का सवाल इसको बोल सकते हैं। सवाल क्या है कि कांची नदी जो रांची जिले से बहती है, ठीक है भाई इतना तो हमको पता था, रांची के किस कस्बे के मध्य से होकर बहती है, जो कस्बे को 2 भाग में विभाजित करती है। अब भाई जो रांची में रहता होगा या रांची का मैप बढ़िया से पढ़ा होगा उसी को ये सब पता होगा, कि हमको तो ये काफ़ी टफ लगा। ठीक है, अब जनरली अगर किसी बुक वगैरह में मेंशन होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किताब हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि कांची नदी किस एरिया से, रांची का किस एरिया से गुजरता है और उसको 2 भाग में भी बांटता है। तो चलिए इसके लिए हम रांची का मैप ही यहाँ पर आपके लिए रखे थे। तो देखिए जब ये जो है ये पूरा रांची है, ठीक, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट मारें, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रांची का ऑफिशियल मैप है, ये रहा आपका पूरा का पूरा रांची। नीचे में यहाँ पे खूंटी है, यहाँ पे आपका रामगढ़ है। ठीक है, इधर से आपका वेस्ट बंगाल चालू हो जाता है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉर्डर साइड मिलेगा स्वर्ण रेखा नदी, ये वाला, और यहाँ पे ये जो है ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो नदी है सोनाहातू, इस एरिया से जो बीचों बीच गुजर रहा है, इस नदी को ही अपना कांची नदी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कांची, तो ये हो गया आपका कांची नदी, इधर से खूंटी से होते हुए आया और यहाँ से सोनाहातू को बीच से बांटते हुए यहाँ पे चला गया, तो इसी को बीच से बांट रहा है, तो सोनाहातू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन है ना, बाकी 3 ऑप्शन क्या है जी, नगरी है शायद, इटकी है और बेरो है। ये देखिए ये तीनों, नगरी, इटकी, बेरो, यहाँ आपको दूर दूर से कोई नदी मिल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई टेंशन ही खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब झारखंड का मैप बहुत मुश्किल से याद होता है, एक एक करके अब लगता है डिस्ट्रिक्ट का भी मैप याद करना पड़ेगा, लेकिन रांची का तो देख ही लीजिएगा, क्योंकि रांची का मैप से रिलेटेड बहुत सारा सवाल आपका गिर रहा है। हालांकि ये इसको हम टफ की गिनती में रखेंगे हम तो, बाकी अगर कोई इसको ईजी में रखना चाहता है तो रखे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनाहातू हो जाएगा। ठीक, सोनाहातू आपका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। बहुत ही तगड़ा सवाल था मेरे अकॉर्डिंग। चलिए अगला सवाल क्या है, DFEC, DFEC का फुल फॉर्म क्या है? तो DFEC का फुल फॉर्म है ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट। ठीक है, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट। अगला क्वेश्चन, अच्छा हाँ, पेपर का भाई PDF कहाँ मिलेगा, बहुत लोग भी पूछेगा कि PDF कहाँ मिलेगा। तो PDF आपको मिलेगा एग्जाम क्लस्टर ऐप के ई-बुक वाले सेक्शन में। ठीक है, ई-बुक सेक्शन एग्जाम क्लस्टर ऐप के, इसके अंदर आपको PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से जाना है, PDF को आप देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से दोबारा से रिविजिट करना है वहाँ कीजिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन वहाँ नहीं मिलेगा, वो वीडियो में ही मिलेगा, तो वो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और वीडियो थोड़ा सा शेयर किया कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत वाला वीडियो में अगर व्यूज़ नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, समझ गए। चलिए अगला सवाल क्या है, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसे भारत ने सितंबर 2023 में लॉन्च किया उसे क्या कहा जाता है? यानी करंट अफेयर आप देखिए कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरोग्य मैत्री क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुत रिसेंट का आपका करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने सितंबर 2023 में डैश की बिक्री के लिए सख्त नियम लागू किए थे। कहने के लिए ये करंट अफेयर का सवाल है, पूछ ये रहा है कि भारत सरकार ने कौन सी चीज़ का बिक्री के लिए सख्त नियम लागू किया था। आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए,
टेम्पर ग्लास से भारत सरकार को क्या लेना देना, इसमें शक्ति पा के भारत सरकार को कोई फ़ायदा होने वाला है? अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखेंगे तो क्या है, मोबाइल का कैमरा गार्ड। अब इसमें सख्त नियम लाके भारत सरकार को कोई मतलब है, कोई फ़ायदा है? कोई खास फ़ायदा है नहीं। सिम कार्ड, हाँ सिम कार्ड से कुछ हो सकता है। फ़ोन का बैक कवर, अरे भाई फ़ोन का बैक कवर में नियम कायदा सख्त करके कोई मतलब बनता है, कोई फ़ायदा होता है? तो ये सारा इलॉजिकल है, आंसर आपका सिम कार्ड हो जाएगा। तो ये था आपका लॉजिक का क्वेश्चन कि कॉमन सेंस कितना है आपके अंदर। ज़्यादातर लोग क्या करेगा, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेगा और निकल जाएगा, बोलेगा भाई ये सब तो पढ़े नहीं, करंट अफेयर का टफ वाला सवाल आया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, टाना भगत आंदोलन में निम्नलिखित में से किस जनजाति ने भागीदारी प्राप्त की थी? बहुत ही कॉमन हलवा सवाल है, उरांव इसका आंसर हो जाएगा। उरांव जनजाति, उरांव टाना भगत आंदोलन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। लौह और इस्पात यानी कि आयरन एंड स्टील निर्माण के लिए झारखंड के किस स्थान को जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन में अगर बोकारो होता तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी था, लेकिन जैसे अगर वो नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा जमशेदपुर, ठीक है। चलिए यहाँ से गणित का सेक्शन, सामान्य गणित का सेक्शन चालू होता है। इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करवाएंगे क्योंकि ट्रेंड हमको पकड़ना होता है, तो ट्रेंड यहाँ से पकड़ के ज़्यादा मतलब होगा नहीं, तो आप इसको आराम से बैठ के सॉल्व कीजिए। पीडीएफ आपको हम बता ही दिए कि एग्जाम क्लस्टर ऐप के ई बुक सेक्शन में मिलेगा, वहाँ से गणित वाला सेक्शन सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो अभी छोड़ के नहीं भाग जाना है भाई, यहाँ से इतना गणित का सवाल है लेकिन अभी साइंस बच रहा है, ठीक है। तो पहले साइंस भी देख लो, उसके बाद जाना। इतना सारा देखिए मैथ का आपको एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट मिल गया, तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा लेवल हाई है इसका, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले लीजिएगा इसको देख करके कि हाँ इतना हाई लेवल का CGL में पूछेगा क्या, नहीं, ज़रूरी नहीं है। पूछ दे तो पूछ दे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आराम से बैठ के इसको बनाइएगा। PDF आपको हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप के ई बुक सेक्शन में मुफ्त में मिल ही जा रहा है, ठीक। और हाँ, सेल है, न्यू ईयर का सेल है 10 जनवरी तक, तो उसका भी लाभ लीजिएगा। ऑफिसर कूपन कोड लगाइएगा, कोई भी प्रोडक्ट है हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप में वो आपको डबल डिस्काउंट में मिलेगा। तो JSSC CGL पेपर 2 इंग्लिश का भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है और पेपर 3 का भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, सब जाके आप हमारे ऐप में देख सकते हैं। बस हाँ याद रखिएगा, पेपर 2 का टेस्ट सीरीज़ में सॉल्यूशन नहीं है, केवल क्वेश्चन और आंसर है। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस वाला सेक्शन शुरू होता है। इसको फटाफट करके वीडियो को करते हैं एंड, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो बनाना ना हमको पसंद है और ना आपको देखना पसंद है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन नीला लिटमस को लाल कर देता है? ठीक है, यानी कि ब्लू लिटमस को रेड में कौन बदलता है? तो सिरका यानी कि विनेगर, ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं विनेगर। पूरा ट्रेंड अभी हम लोग बहुत बार पकड़े हैं, तो हम क्या बोले आपको कि इंडिकेटरवा जो है बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इंडिकेटर घुमा फिरा के लेफ्ट राइट सेंटर करके, जितना इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है उतना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी है। बढ़िया से पढ़िएगा। एक सवाल ऑलमोस्ट यहाँ से आपको हिंट मिल रहा है कि अबे करेगा, दोनों में से किसी एक शिफ्ट में JSSC CGL का इंडिकेटर आपको ज़रूर दिखेगा, समझ गए। चलिए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या है? यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो ये होता है कैपिटल G से जिसको डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू आपका ऑप्शन C हो जाएगा, 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पानी में अंडे का एल्ब्यूमिन यानी कि वाटर में अगर हम एग का एल्ब्यूमिन मिला देते हैं तो किस तरह का सॉल्यूशन हमको मिलेगा? तो अंग्रेजी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं, हिंदी में कोलॉइडल विलियन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के डैश होता है। यानी कि बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या रिलेशन होता है। तो दोनों हम क्या जानते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं कि दोनों बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बराबर होता है, ठीक। फट रहा है क्या, थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं। चलिए, अगला सवाल क्या है, बार बार होने वाले परावर्तन, ठीक है, यानी हर बार होने वाले रिफ्लेक्शन जिससे परिणाम स्वरूप ध्वनि की दृढ़ता उत्पन्न होती है, जो अधिकतर सभागारों या बड़े हॉलों में पाई जाती है। यानी कि बेसिकली क्या पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस तरह से जब ध्वनि जो है वो परावर्तित होते रहता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि, यानी कि अंग्रेजी वाले हम इसको क्या जानेंगे, एको के नाम से जानते हैं। एको का डेफिनेशन बेसिकली पूछ रहा है। देखिए, साउंड से रिलेटेड ना बहुत सारा सवाल पहले भी JSSC के अलग अलग पेपर में आया है, तो साउंड को थोड़ा सा बढ़िया से डिटेल में पढ़ जाइएगा। खासकर साउंड का जो स्पीड है अलग अलग जगहों में, यानी कि एयर में इसका स्पीड क्या है, आयरन में इसका स्पीड क्या है, इस तरह से आप अलग अलग साउंड का स्पीड को भी याद करेंगे। एक सवाल स्पीड से भी, साउंड के स्पीड से देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साउंड का जो अलग अलग है, मार्क नंबर वाला जो है, फिर आपका वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया, आपका सुपरसोनिक हो गया, इंफ्रासोनिक हो गया, ठीक है, अल्ट्रासोनिक हो गया, ये सब सवाल भी आपको देखना पड़ेगा।
अगला सवाल सोलर सिस्टम का बहुत ही हलवा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट। आंसर हो जाएगा बृहस्पति यानी कि जुपिटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा प्लैनेट आपका मर्क्यूरी होता है सबसे छोटा, और सेकंड सबसे छोटा यानी दूसरा सबसे छोटा आपका क्या होता है, मार्स। ठीक है, मंगल ग्रह। पहले यहाँ पे, अरे महाराज, पहले यहाँ पे प्लूटो आता था, लेकिन बाद में प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया। चलिए अगला सवाल क्या है, कोई 40 बाय 20 बाय 10 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, आयाम वाली एक लकड़ी का एक ब्लॉक है जो कि 5 किलो के वजन का है। ठीक है, टेबल पर इसको रख दिए हैं और 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर जो इसका साइड है उसको हम टेबल के ऊपर सुता दिए हैं। पूछ रहा है ना कि इसकी दबाव यानी कि प्रेशर आपसे पूछ रहा है। प्रेशर देखिए जेएसएससी का फेवरेट टॉपिक है, हर बार कभी इसका आपसे यूनिट पूछ रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है, तो प्रेशर को बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। इस बार न्यूमेरिकली आ गया थोड़ा सा अच्छा वाला, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 बाय 10, 40 बाय 20 बाय 10, चलिए इसको कहाँ पे करें, यहाँ पे करते हैं। चलिए 40, 20 और 10 ये उसका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, लकड़ी का ऐसे देखिए टेबल है, ये हो गया टेबल, इसके ऊपर एक तो लकड़ी का पट्टा रख दिया। लकड़ी का पट्टा जो है 40 बाय 20 वाला जो है, यानी कि नीचे वाला जो है 40 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर वाला जो एरिया है वो इसके ऊपर रखा है। और ये कितने का है, तो ये 5 किलो का है। पूछ रहा है आपसे प्रेशर। प्रेशर हम क्या जानते हैं, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। इस केस में फोर्स आपका क्या होगा, तो ये जो इसका वेट होगा वही आपका होगा, तो वेट बाय एरिया हमको निकालना है। ठीक है, एरिया आपका कितना होगा 40 × 20, और वेट कितना होगा, तो वेट 5 kg है, इसको हम 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वेट मिल जाएगा। तो बेसिकली हमको इससे ये क्या पूछ रहा है, 5 × 9.8, नीचे में आप लाएंगे कितना वाला, कौन सा था जी, मिला लेते हैं, 20 और 10 वाला था, सॉरी 40 और 20 वाला नहीं, 20 और 10 वाला था। ठीक है, तो नीचे में हम 20 × 10 करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर में था बाबू, ऐसा यूनिट में कर लेना है। तो 20 × 10 के लिए ऊपर में हम इसको मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे, तो ऊपर में 1 बार 100 और 2 बार 100। ठीक है, अब चलिए काटने पीटने का शुरुआत करते हुए 100 को हम सगुन में उड़ा दिए, बचाइए, इसको यहाँ से करेंगे तो 2 4 जाए 8, 2 9 जाए, ठीक है, 9 5 जाए 45, और ये हो गया 2 और 2450, ये हो जाएगा इसका आंसर। कहाँ गया जी, ऑप्शन बी है इसका आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा वाला आपको यहाँ से न्यूमेरिकल देखने के लिए मिला है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसको आराम से एक बार फिर से जाके बनाएंगे आप घर में, खुद से पेन पेंसिल लेके बनाइएगा तो बन जाएगा। बहुत कोई तगड़ा सवाल भी नहीं है। ठीक है, बाकी नहीं बनता तो 1-2 सवाल छोड़ भी दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होता, सारा सवाल करके नहीं आना है, टॉप नहीं करना है, लोड नहीं लेना है टॉप करने का, बस अच्छा रैंक ला करके अच्छा जॉब लेना है। चलिए आखिरी सवाल क्या है, इसमें से कौन सी फसल जो है जो मुख्यतः वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, यानी कि बेसिकली इसमें से खरीफ की फसल कौन सी है, आंसर क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। ठीक है, कहानी यहीं पे ख़त्म, मटर सरसों इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका धान हो जाएगा, यानी कि क्रॉप भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। वैसे शायद 2 सवाल और था लेकिन कहीं पे छूट गया है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको 2 एक्स्ट्रा सवाल मिलता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि बाकी के 2 सवाल किस टॉपिक से थे। ठीक है, बाकी ये पूरा आपको हम करवा दिए। उसके बाद आगे के लिए फ्यूचर प्लान क्या है आपका, ITI इंस्ट्रक्टर वाला। ठीक है, ITI इंस्ट्रक्टर वाला जो पेपर है वो भी हम करवाएंगे। ITI इंस्ट्रक्टर का कुछ पेपर हमको मिला है, अगर आपके पास और पेपर है ITI इंस्ट्रक्टर का तो 8987921161 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। जो लोग भी PDF देते हैं ITI इंस्ट्रक्टर का या भी कोई भी दूसरे एग्ज़ाम का, उनको हमारा कोई भी टेस्ट सीरीज़, जो भी आपका पसंद का टेस्ट सीरीज़ हो, उसमें 90% का छूट मिलेगा। तो आप बताइए आपको कौन सा टेस्ट सीरीज़ चाहिए, पहले PDF जमा कीजिए, आपको 90% का छूट, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये का प्राइस में मिल जाएगा, जो कि अभी हम लोग का 99 पे प्राइस चलता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो अपने ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिए, इसको भी हम सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में सारा आपका जो है सो इंडिया जीके का एक वीडियो में वो सब हम ऑलरेडी आपको करवाए हुए हैं। झारखंड जीके का जितना भी रिसेंट एग्जाम का JSSC हुआ है सबका हम एक वीडियो में लाने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। पेशेंस रखिए, वो भी आ जाएगा, एग्जाम से काफ़ी पहले आएगा, आपको रिवीजन का भी समय मिलेगा। लेकिन पहले ये सब जो है रिसेंट का पेपर आउट हुआ है तो ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले इन सबको निपटा के साइड कर दें। ठीक है, बाकी PDF चाहिए तो एग्जाम क्लस्टर ऐप के ईबुक सेक्शन में मिलेगा। अभी स्क्रीन पर आपको
प्लेलिस्ट आ रहा होगा, वो प्लेलिस्ट में जाइए, जितना भी अभी बहुत ज़रूरी PYQ का डिस्कशन उसमें हुआ है, एग्ज़ाम से पहले देख के जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। 15 से 20 सवाल का बेनिफिट आपको केवल उस प्लेलिस्ट वाले वीडियो से मिल सकता है, इसलिए जाइए ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। बाकी कोई भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेना चाहते हैं तो पिन कमेंट में लिंक है, एग्जाम क्लस्टर ऐप में जा करके देखिए, डेमो देखिए, अच्छा लगता है तो लीजिए। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ भी अगर आपको पूछना है टेस्ट सीरीज़ कोर्स ये सब से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।